ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धाप्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि तथा नमस्कारं माया तो वर्ते देवी त्रिक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां। चलिए आज का टॉपिक है एक सरल प्राणायाम। ये पढ़ेंगे अखंड ज्योति 1940 जनवरी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तो इसमें अब तक हमने काफी अच्छे अच्छे टॉपिक्स को पढ़ लिया था। अब ये है एक सरल प्राणायाम। योग के 8 अंगों में प्राणायाम का प्रमुख स्थान है। योगाचार्य जानते थे कि बिना शरीर को स्वस्थ रखे कोई भी साधना ठीक प्रकार नहीं हो सकती। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ वायु, स्वच्छ भोजन और स्वच्छ जल का विधान है। वायु का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि बिना भोजन और जल के कुछ समय तक जीवन टिक सकता है, किंतु वायु के अभाव में क्षण भर भी जीवित रहना कठिन है। अशुद्ध अन्न जल से जितनी हानि होती है, अशुद्ध वायु से उससे कहीं अधिक हानि होती है। रोगी आंतों वाला जितने दिन जी सकता है, उतने दिन रोगी फेफड़े वाला व्यक्ति नहीं जी सकता। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए फेफड़े को स्वस्थ रखना आवश्यक समझा गया है और उसके लिए प्राणायाम नामक व्यायाम क्रियाओं का आविष्कार किया गया है। अनेक प्रकार के प्राणायामों पर समयानुसार अगले अंकों में प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा। इस अंक में तो प्राणायाम की अत्यंत ही सुगम क्रियाओं का उल्लेख करना है, जिन्हें बहुदंडी और कामकाजी आदमी भी बिना किसी कठिनाई के आसानी के साथ हर दशा में कर सके। हमारे फेफड़े छाती के दोनों ओर मधुमक्खियों के छत्ते के समान फैले हुए हैं। ये अनेक प्रकोष्ठों में विभाजित है और वायु को ग्रहण करना व छोड़ना इनका प्रमुख कार्य है। जिस प्रकार धोखनी की खाल के चलाने से उसके छेद में होकर हवा निकलती है, उसी प्रकार फेफड़े की क्रिया द्वारा नाक से सांस आती जाती है। रक्त की शुद्धि वायु द्वारा होती है, इसलिए फेफड़ों की अशुद्धता रक्त की अशुद्धता का कारण बन जाती है। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं कि योग के 8 अंगों में कौन प्राणायाम का एक प्रमुख स्थान होता है। जैसे इसमें बताया गया है कि बिना शरीर को स्वस्थ रखे कोई भी साधना ठीक प्रकार नहीं हो सकती। शरीर अगर कोई हम साधना करें तो साधना के साथ में स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए। अब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 3 चीजें बताई गई है। एक है स्वच्छ वायु, दूसरा स्वच्छ भोजन, तीसरा स्वच्छ जल। अब इसमें आया कि वायु का स्थान सबसे सर्वोपरि है। क्यों है? क्योंकि बिना भोजन और जल के कुछ समय तक जीवन टिक सकता है, किंतु वायु के अभाव में क्षण भर भी जीवित नहीं रहना कठिन है। क्योंकि जिस दिन सांस लेना बंद कर देते उसी दिन हम हमारा जीवन भी समाप्त हो जाता है। भोजन तो हम फिर भी भूख लग रही है निकाल लेते हैं, चलो 1-2 घंटा हो गया, 3 घंटा और भी, मतलब पूरे दिन भी निकाल सकते हैं और भी ज्यादा दिन निकाल सकते हैं। लेकिन वायु जो प्राणायाम प्राण है, वो हम प्राण वायु हमेशा लेते रहते हैं। जब तक जीवन है तब तक लेते रहते हैं। अशुद्ध अन्न जल से जितनी हानि होती है, अशुद्ध वायु से उससे कहीं अधिक हानि होती है। अब ये और बताया कि अशुद्ध अन्न और जल से तो जितनी हानि होती है, उससे भी बहुत ज्यादा हानि वायु से होती है। अब आगे बताया कि रोगी आंतों वाला जितने दिन जी सकता है, उससे उतने दिन रोगी फेफड़े वाला व्यक्ति नहीं जी सकता। अगर फेफड़े खराब हो गए तो आदमी जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए फेफड़े को स्वस्थ रखना आवश्यक समझा गया। और फेफड़े को स्वस्थ रखने के लिए, अब जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम, प्राणायाम और बहुत सारी चीजें बताते हैं, उसी तरह उस फेफड़ों को सुरक्षित स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम क्रियाओं का आविष्कार किया गया।
अब इसके बाद में आता है अनेक प्रकार के प्राणायामों पर समयानुसार अपने अगले अंकों में प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा। जो है गोविंद प्रकाश जी बोल रहे हैं कि अगले अंकों में इनका प्रकाश डालूंगा। इस अंक में तो प्राणायाम की अत्यंत ही सुगम क्रियाओं का उल्लेख करना है। प्राणायाम की जो सुगम क्रियाएं हैं उन्हीं का उल्लेख इस अंक में किया जा रहा है जिन्हें बहुदंडी और कामकाजी, जो कामकाजी और बिजनेसमैन है वो भी आराम से किसी कठिनाई के इस हर दशा में ये कर सकता है। अब इसके बाद में आ रहा है कि हमारे जो फेफड़े वो किस तरह के होते हैं। फेफड़े दोनों ओर मधुमक्खियों के छत्ते के समान फैले हुए। मधुमक्खियों का छत्ता जिस तरह से फैला हुआ होता है उसी प्रकार फेफड़े फैले हुए होते हैं। ये अनेक कोष्ठ प्रकोष्ठों में विभाजित है और वायु को ग्रहण करना व छोड़ना इसका इनका प्रमुख कार्य है। मधुमक्खी के छत्ते के समान और वायु को छोड़ना ग्रहण करना ये भी इनका प्रमुख कार्य है। जिस प्रकार डोकनी की खाल के चलाने से उसके छेद में होकर हवा निकलती है, उसी प्रकार फेफड़े की क्रिया द्वारा नाक से सांस आती जाती है। धोखने की खाल, जैसे हम देखते थे पुराने समय में धोखने की खाल चला दी जाती है, उसमें छेद से हवा निकलती है, उसी प्रकार फेफड़े की भी नाक से सांस आती जाती है। रक्त की शुद्धि वायु द्वारा होती है, रक्त की शुद्धि भी इसी से होती है। इसलिए फेफड़ों की अशुद्धता भी, अगर कई बार हमारे फेफड़े अगर अशुद्ध हो गए तो रक्त भी हमारा अशुद्ध हो बन जाता है। अब इसके बाद में आता है साधारण तौर से सांस लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वायु शुद्ध और स्वच्छ हो। सील से भरी हुई, सड़ी हुई, बदबूदार, धूल मिश्रित, धुआं भरी हुई गंदी वायु में सांस लेना बीमारी को निमंत्रण देना है। इसलिए हमारे रहने के घर और काम करने के स्थान ऐसे होने चाहिए जहां शुद्ध वायु मिल सके। पौधों की हरियाली के पास रहने का यही तात्पर्य है कि उनके द्वारा छोड़ी हुई प्राणप्रद वायु को ग्रहण करें। यह बात निर्विवाद हो चुकी है कि पौधे गंदी हवा को खींचते और शुद्ध वायु को छोड़ते हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ी प्रकृति का जो हमको आशीर्वाद मिला हुआ है कि हम पौधे क्या करते हैं, जो गंदी वायु को उसको खींचते हैं और शुद्ध वायु को छोड़ते हैं, और हम क्या करते हैं, हम शुद्ध वायु को लेते हैं और गंदी वायु को छोड़ते हैं। तो अब इसमें आएगा साधारण तौर से सांस लेते समय इन बात का ध्यान रखें, वायु शुद्ध और स्वच्छ। तो सांस लेते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब ऐसी जगह हो जहाँ पे सड़ी बदबूदार हवा है तो वहां से तुरंत हमको भाग जाना चाहिए, वहां से दूर हो जाना चाहिए, ताकि हमारे वो वायु जो गंदी बदबूदार है वो हमारे अंदर नहीं जाए, क्योंकि ये सब बीमारियों को निमंत्रण देने जैसा है। इसलिए हमारे घर और काम करने के स्थान ऐसे जगह होना चाहिए जहाँ पे शुद्ध वायु मिल सके। पौधों की हरियाली के पास रहने का यही तथ्य है, क्योंकि ये बार बार बताया जाता है कि हम पौधे खूब लगाएं, पेड़ लगाएं, ताकि उससे क्या होगा कि ताकि उसके प्राण वायु हम सबको ज्यादा से ज्यादा मिल सके, और जो हमारी गंदी वायु है वो ज्यादा से ज्यादा वो ले सके, क्योंकि पौधे गंदी वायु को खींचते और शुद्ध वायु को छोड़ते हैं। अब इसके बाद में आता है धूम्रपान फेफड़ों के लिए विष का काम करता है। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, सुल्फा, गांजा, अफीम आदि का धुआं फेफड़ों में जाकर विष उत्पन्न करता है, जिससे वे कमजोर होकर निकम्मे हो जाते हैं और रोगों के प्रवेश करने का मार्ग आसान हो जाता है। अब यहाँ पे मनुष्य खुद क्या करता है आज के समय में, नशों व्यसनों के कारण, जैसे सिगरेट का हो गया, बीड़ी का हो गया, तंबाकू, इन सब का होने के कारण वो क्या होता है, उसके अंदर वो फेफड़ों में ले जाकर विष को भर रहा है, जिससे क्या होगा, वो कमजोर होकर निकम्मे हो जाते हैं। धीरे धीरे फेफड़े उस कारण से, विष के कारण, जो जो धुआं जो उसके अंदर जा रहा है उसके कारण क्या हो जाता है, वो कमजोर हो जाते हैं और धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, और इस तरह से रोग भी आसानी से हमारे अंदर प्रवेश करने लग जाते हैं। अब इसके बाद में आता है गहरी सांस लेना फेफड़ों का अच्छा व्यायाम। दिन भर कठोर काम करने वाले जिनकी सांस कुछ तेज चलती है अपने फेफड़ों को स्वस्थ और सबल बनाए रहते हैं, किंतु जिनका कार्यक्रम कुर्सी, मेज या गद्दी, तकियों पर काम करने का है उनकी सांस उथली चलती है। शरीर को कष्ट न देने वाले ऐसे लोग जिन्हें आराम से पड़े रहना पसंद है, उनकी सांस गहरी कैसे हो सकती है। हल्की सांस लेने से फेफड़े का थोड़ा सा भाग ही काम में आता है, शेष भाग निकम्मा और बेकार पड़ा रहता है। उस निकम्मे भाग में पानी बढ़ जाना, सूजन हो जाना, घाटे पड़ जाना, फैल जाना, जख्म हो जाना, अकड़ जाना आदि कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। क्षय और दमा के कीटाणु इन बेकार जगहों में ही घुस बैठते हैं और धीरे धीरे पनप कर अपना कब्जा जमा लेते हैं। अधूरे फेफड़ों में होकर छनी हुई हवा पूरी तरह शुद्ध नहीं हो पाती, और ये सब जानते हैं कि अशुद्ध वायु के संसर्ग से रक्त भी
अशुद्ध हो जाता है। चलिए ये वाला गहरी सांस ले। अब हमारे को ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना चाहिए कि हम गहरी सांस लें। गहरी सांस जैसे जैसे लेंगे हमारे फेफड़ों का भी अच्छा व्यायाम होता रहेगा। अच्छा व्यायाम होता रहेगा तो हमारे फेफड़े सुरक्षित रहेंगे। दिन भर कठोर काम करने वाले जिनकी सांस को तेज चलती है अपने फेफड़ों को स्वस्थ और सबल बनाए रखते हैं। भाई दिन भर जो काम करते रहते हैं उनकी फेफड़े स्वस्थ और सबल रहते हैं क्योंकि उनकी तेज सांस चलती है। किंतु जो कुर्सी मेज या गद्दी तक के ऊपर काम करते हैं, जो बैठे रहते हैं, ऑफिस का काम जिनका है, उन लोगों के साथ तो उनकी सांस उथली चलती है। शरीर को कष्ट न देने वाले से लोग जिन्हें आराम से पड़े रहना पसंद है, उनकी सांस गहरी कैसे हो सकती है? तो गहरी सांस उन्हीं की होगी जो ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। हल्के जिनका शारीरिक परिश्रम ज्यादा होगा उनकी गहरी सांस चलती है। जो आरामदायक जो ऑफिस के वर्क होते हैं उन लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम रहती है कि उनकी सांस उथली चलती है। हल्की सांस लेने से फेफड़े का थोड़ा सा भाग ही काम में आता है, शेष भाग निकम्मा और बेकार पड़ा रहता है। अब हल्की सांस जो भी लेता है, जो बैठे बैठे रहने वाला है, तो उससे क्या होगा कि उनका थोड़ा सा भाग तो काम में आता है लेकिन बाकी का निकम्मा और बेकार पड़ा रहता है। उस निकम्मे भाग में पानी बढ़ जाता है, सूजन हो जाती है, गांठें पड़ जाती है, फैल फैल जाना, जख्म हो जाता है, अकड़ जाते हैं, इस प्रकार के कई रोग हो जाते हैं। इसी तरह टीबी और दमा ये के कीटाणु इन बेकार जगहों में ही घुस बैठते हैं। जहाँ बेकार हो गई वहीं पे घुस बैठते हैं और धीरे धीरे पनप कर अपना कब्जा जमा लेते हैं और इस तरह से वो अपना कब्जा जमा लेते हैं। अधूरे फेफड़ों में होकर छनी हुई हवा पूरी तरह शुद्ध नहीं हो पाती। अधूरे फेफड़ों में, जो अधूरे फेफड़े, जो थोड़ा थोड़ा अगर हवा लोगे, थोड़ी थोड़ी आप मतलब पूरा भाग काम में नहीं आएगा, तो छनी हुई हवा पूरी तरह शुद्ध नहीं होती। पूरे गहरी सांस लेने वालों की तो शुद्ध हो जाती है और जो कम सांस लेते हैं, जो आरामदायक जिनका काम है, उनकी वो पूरी तरह शुद्ध नहीं हो पाती और अशुद्ध वायु के संसर्ग से रक्त भी अशुद्ध हो जाता है और इस तरह से उनका रक्त भी अशुद्ध हो जाता है। फेफड़े अगर शुद्ध हो जाते हैं तो रक्त भी अशुद्ध हो जाता है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था। गहरी सांस लेना इन सब रोगों की जड़ को न जमने देना और फेफड़ों को भुलवाना। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ये आदत डालनी चाहिए कि हम गहरी सांस लें। गहरी सांस लेने का अभ्यास डालना बहुत हितकर है। प्रातःकाल स्वच्छ और हरियाली युक्त स्थानों में वायु सेवन के लिए जाना फेफड़ों का अच्छा व्यायाम है। सूर्योदय से पूर्व टहलने के लिए चल पड़ना चाहिए और कम से कम 2 मील जाकर लौटना चाहिए। कमर झुकाकर मुर्दे की तरह पांव रखते हुए किसी प्रकार से बेगार को भुगते देने से कुछ लाभ नहीं होगा। कमर को सीधी करके छाती को सीधी तनी हुई रखकर घंटे में कम से कम 4-5 मील की चाल से चलना चाहिए। दोनों हाथों को चलाने के साथ आगे पीछे खूब झुलाते जाना चाहिए, जिससे छाती, फेफड़े और स्नायु जाल की कसरत होती चले। चलने की गति एक सी रखना उचित है। 2 फर्लांग तेज चले, 2 फर्लांग बिल्कुल धीमे पड़ गए, यह ठीक नहीं। समय या स्थानाभाव के कारण अधिक दूर टहलना न हो सके तो कुछ अधिक तेज चाल से सरपट चलना चाहिए। इसे दौड़ना कह सकते हैं, पर बेतहाशा इस प्रकार दौड़ना जिससे दम फूल जाए लाभप्रद न होगा। 8 मिनट प्रति मील की गति से तेज सरपट चाल का दौड़ना ही पर्याप्त है। जब सांस तेज चलने लगे और शरीर पर पसीना आ जाए तो दौड़ना बंद कर देना चाहिए। दौड़ते समय मुट्ठी बांधकर हाथों को छाती के सामने रखा जाता है। अब ये यहाँ पे महावीर प्रसाद जी ने इस पैराग्राफ में जो बात बताई है, हमारे को क्या अभ्यास डालना चाहिए, तो गहरी सांस का अभ्यास डालना चाहिए। और उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रातःकाल हमें स्वच्छ और हरियाली युक्त जो स्थान है, जैसे पार्किंग हो गई, उनमें वायु सेवन के लिए जाना फेफड़ों के लिए अच्छा व्यायाम हो जाता है। सूर्योदय से पूर्व टहलने के लिए चलना चाहिए। कम से कम 2 मील जाकर लौटना चाहिए। कम से कम 2 मील तो चलना ही चाहिए। इसके बाद में कमर झुकाकर मुर्दे की तरह, ये इसमें क्या सावधानियां रखनी है वो भी बताया इस पैराग्राफ में कि हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कमर झुकाकर मुर्दे की तरह पांव रखते हुए किसी प्रकार से बेगार को भुगत देने से चले। इस तरह का मतलब ऐसा नहीं कि हाँ कि हमने ये काम ले लिया, इसको किसी भी तरह से मुर्दे की तरह चलकर हम पूरा करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कमर को सीधा रखना चाहिए, छाती को सीधी तनी रखकर घंटे में कम से कम 4-5 मील की चाल से चलना चाहिए। इतनी स्पीड होनी चाहिए कि 4-5 मील चल सके। दोनों हाथों को आगे पीछे खूब झुलाते जाना चाहिए, जिससे छाती, फेफड़े और स्नायु जाल की कसरत होती जाए। इससे क्या होगा? छाती, फेफड़े और स्नायु जाल की कसरत होती चलेगी। और चलने की गति एक सी रखना चाहिए। 2 फर्लांग, ऐसा भी नहीं कि आप 2 फर्लांग तो बहुत तेज चल रहे हो और फिर धीरे हो गए, इस तरह से नहीं, एक साथ मतलब एक जैसी स्पीड से चलते रहना चाहिए। समय या स्थानाभाव के कारण अधिक दूर टहलना न हो सके तो कुछ अधिक तेज चाल से सरपट चलना चाहिए। अगर स्थान की कमी के कारण दूर तक टहल न सके तो कुछ अधिक तेज चाल से सरपट चलना चाहिए। इसे दौड़ना भी कर सकते हैं, दौड़ना भी कर सकते हैं, पर बेतहाशा इस प्रकार दौड़ना भी ठीक नहीं है।
हमेशा सांस नाक से लेनी चाहिए। नाक के बाल द्वारा हवा छनती है और गर्द गुब्बार नाक के बालों में लग जाता है जब वह आगे चलती है। श्वास नली में होकर फेफड़ों तक जाते जाते हवा का तापमान ठीक हो जाता है, किंतु मुंह से सांस लेने पर वह सीधी और बिना छनी हुई फेफड़ों में पहुंचती है और जैसी भी वह सर्द गर्म होती है वैसी ही जाग उठती है। इस सर्दी गर्मी के असर से फेफड़ों की हानि पहुंचती है। टहलने या दौड़ने के समय तो मुंह से सांस लेना और भी बुरा है, क्योंकि सांस की तेजी के कारण वायु फेफड़े में बहुत जल्द आती जाती है। ऐसी दशा में तो तापमान ठीक रखने के लिए बिल्कुल ही थोड़ा समय मिलता है। मुंह से सांस लेने वालों को अक्सर जुकाम, छाती का दर्द, खांसी आदि रोग आ घेरते हैं। जल्दी जल्दी टहलते समय बातचीत करना भी वर्जित है। चलिए अब इसमें एक और हमें मतलब अब यहाँ पे अब हम जो आगे के पैराग्राफ में कि हमें किस तरह से हमारे को सांस लेनी चाहिए उस तरह के अनुशासन का हमें यहाँ पे बताया गया है। जैसे अब इसमें बताया कि हमेशा सांस नाक से ही लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि कई देखा कि वो सांस नाक से नहीं लेके मुंह से लेने लग जाते हैं, लेकिन नाक से लेने का क्या फायदा होता है वो भी बताया गया है इसमें। उसमें बताया कि मुंह से नाक से सांस लेने पर हवा छन जाती है, क्योंकि वहां पे हमारे बाल होते हैं तो वो आगे चलती है, वो छनती हुई जाती है और फिर इस तरह से फिर जैसे जैसे अंदर जाएगी फेफड़ों तक जाएगी तो उसका तापमान भी ठीक हो जाता है। तापमान भी ठीक होता है, जो शरीर को रिक्वायरमेंट होती है उस वो टेम्परेचर पे हमको अंदर जाके मिलती है। लेकिन मुंह से अगर सीधी और बिना छनी हुई फेफड़ों में पहुंचती है तो वो जैसी 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 भी सर्द गर्म है वैसी ही जाग उठती है। इस प्रकार जैसे अगर गर्म हवा तो गर्म पहुंच गई, ठंडी है तो ठंडी पहुंच गई, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर तो सही रहा नहीं और फेफड़े बहुत जल्दी आ जाती है। सांस की तेजी का वायु फेफड़े में बहुत जल्दी आ जाती है और ऐसी दशा में तापमान ठीक रहने के लिए रखने के लिए बिल्कुल ही थोड़ा समय मिलता है। तापमान भी ठीक नहीं रहता और इस कारण से क्या होगा, इस कारण से छाती का दर्द हो सकता है, जुकाम हो सकती है, खांसी आदि रोग घेर लेते हैं। इस प्रकार जल्दी जल्दी समय, अब इसमें एक चीज और बताई, जल्दी जल्दी टहलते समय बातचीत करना भी वर्जित है। अगर आप टहल रहे हो तो बातचीत भी नहीं करनी चाहिए, ये भी इसमें बताया। अब इसके बाद में अब एक साधारण प्राणायाम बताते हैं। साधारण प्राणायाम बताते हैं। प्रातःकाल समतल भूमि पर कुछ बिछाकर पालती मारकर बैठ जाइए। हाथों को गोद में रख लीजिए और कमर, छाती, दर्द की गर्दन तक सिर को लाठी की तरह एक सीध में कर लीजिए। कोई भाग आगे पीछे की ओर झुका हुआ न रहे। अब नाक द्वारा जोर जोर से और जल्दी जल्दी सांस लेना आरंभ कीजिए। ये श्वास क्रिया उथली न हो, वरन इतनी गहरी हो कि सारे फेफड़े में पहुंच जाए। इस बात को ध्यान में रखकर तब जल्दी करने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। आरंभ में अधिक जल्दी न कर सके तो कोई हर्ज नहीं, पर सांस पूरी लेनी चाहिए। अधिक जल्दी की धुन में उथली सांस लेना ठीक नहीं। यह श्वास क्रिया तब तक करनी चाहिए जब तक सांस की गति खुद तेज न हो जाए। पहले दिन गिन लेना चाहिए कितनी सांसों में दम फूलता है। इसके बाद प्रतिदिन 5-5 सांसें बढ़ाते जाना चाहिए। साधारणतः 100 सांसें लेना काफी है। अभ्यास बढ़ने पर अधिक भी बढ़ा सकते हैं। बैठने की ठीक ठीक सुविधा न हो तो सीधे खड़े होकर भी इस क्रिया को कर सकते हैं। कर चुकने के बाद कुछ मिनट धीरे धीरे टहलना चाहिए। किसी दूसरे कार्य को तब आरंभ किया जाए जब सांस की गति स्वाभाविक हो जाए। अनुभव करने पर फेफड़ों के लिए सरल प्राणायाम बहुत लाभप्रद सिद्ध हुआ। अब इसमें एक और अभ्यास बताया, साधारण सा अभ्यास की इसमें बताया कि प्रातःकाल समतल भूमि पर कुछ देर कुछ बिछाकर पालती मारकर बैठ जाना, हाथों को गोद में रख लेना और कमर, छाती, गर्दन, सिर को लाठी की तरह एक सिद्ध में रख करना है। कोई भाग आगे पीछे की ओर झुका न रहे, आगे पीछे झुकना भी नहीं चाहिए। अब नाक द्वारा जोर जोर से और जल्दी जल्दी सांस लेना चाहिए। उससे क्या होगा, उसके भी फायदे बताएं। इससे प्राणायाम होगा। जल्दी जल्दी सांस लेना की ये श्वास प्रक्रिया उथली नहीं हो, वरन इतनी गहरी हो। उथली मतलब आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए, वो पूरी की पूरी फेफड़ों में पहुंच जाए, पूरी की पूरी आप अंदर लो फिर बाहर छोड़ो, इस तरह से मतलब पूरा सही से अभ्यास होना चाहिए। तो सारे फेफड़े में पहुंच जाए, इस बात का ध्यान में रखकर तब जल्दी करने का अभ्यास करना चाहिए और इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए और फिर धीरे धीरे फिर उसको जल्दी करने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। आरंभ में अधिक जल्दी न कर सके तो कोई हर्ज नहीं, पर सांस पूरी लेनी चाहिए। आरंभ जब आप आरंभ करो तब जल्दी नहीं कर सको तो कोई हर्ज नहीं, पर धीरे धीरे सांस पूरी ले, पर सांस को पूरी लेनी चाहिए। अधिक जल्दी की धुन में उथली सांसें लेना ठीक नहीं। ये एक जल्दी जल्दी लेना है, लेकिन आप गहरी पूरी सांस लेना है, जल्दी के चक्कर में उथली सांसें नहीं लेना।
यह श्वास क्रिया तब तक करनी चाहिए जब तक सांस की गति खुद तेज न हो जाए। पहले दिन गिन लेना चाहिए कितने सांसों में दम फूलता है, फिर ये भी ध्यान रखना चाहिए कितने सांसों में दम फूल रहा है। इसके बाद प्रतिदिन 5-5 सांसें बढ़ाती जानी चाहिए। इस तरह से आप पहले दिन जितनी हुई कि दूसरे दिन 5 सांसें और बढ़ा दो, इस तरह से करते जाओ। और साधारणतः 100 सांसें तो लेना काफी होता है। अभ्यास बढ़ने पर और अधिक बढ़ा सकते हैं, और ये अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे और भी बढ़ा सकते हैं। बैठने की ठीक ठीक सुविधा न हो तो सीधे खड़े होकर भी क्रिया कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमें आज के इस वाले टॉपिक में हम प्राणायाम की सरल क्रिया के बारे में पढ़े, और ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये भी इसमें बताया गया है। चलिए आज का स्वाध्याय यही खत्म करते हैं। ओम भूर्भुवः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगम शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।